Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you all are fine. Today I am going to start lecture number 6 from chapter number 3. Name of the chapter is Group 3A and Group 4A elements. Topics that we will discuss today are: number 1 is boric acids. There are 4 different types of boric acids. In fact, boric acid is a compound of boron. लेकिन इसमें से सिर्फ एक बोरिक एसिड जो कि स्टेबल होता है, दैट इज आर्थोबोरिक एसिड और बोरिक एसिड, एंड इट्स फार्मूला इज H3PO3. इसको हमने आज अपने लेक्चर में डिस्कस करना है. थर्डली हम डिस्कस करेंगे हाउ दिस बोरिक एसिड इज प्रिपेयर्ड ऑन कमर्शियल स्केल. नेक्स्ट, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ बोरिक एसिड, बेसिकली केमिकल प्रॉपर्टीज, हाउ बोरिक एसिड रिएक्ट विद अदर केमिकल कंपाउंड्स, and at the end we will discuss what are the uses of boric acid. So let's start. There are 4 different types of boric acids. इनमें से पहला आर्थोबोरिक एसिड है. इट्स फार्मूला इज H3BO3. सेकेंड इज मेटाबोरिक एसिड. इट्स फार्मूला इज HBO2. थर्ड वन इज टेट्राबोरिक एसिड. इट्स फार्मूला इज H2B4O7. एंड द फोर्थ वन इज पायरोबोरिक एसिड, H6B4O9. अब ये 4 किस्म के बोरिक एसिड होते हैं, लेकिन इनमें से ये जो पहला बोरिक एसिड है जिसको हम आर्थोबोरिक एसिड या सिर्फ बोरिक एसिड भी कहते हैं, ये सिर्फ स्टेबल है. बाकी ये जो 3 बोरिक एसिड हैं, जब ये सॉलिड होते हैं तो ये स्टेबल होते हैं, लेकिन जो ही इनको सोल्यूशन इनका हम बनाते हैं तो ये तीनों के तीनों फ़ौरन चेंज हो जाते हैं आर्थोबोरिक एसिड में. क्योंकि आर्थोबोरिक एसिड स्टेबल है तो हम सिर्फ और सिर्फ आर्थोबोरिक एसिड को डिस्कस करेंगे. इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इसके यूजेस क्या हैं. सो लेट्स स्टार्ट. आउट ऑफ दीज आर्थोबोरिक एसिड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द स्टेबल वन. ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सबसे स्टेबल क्या है, आर्थोबोरिक एसिड. सेकेंड, द रिमेनिंग एसिड्स are stable in solid state and change into orthoboric acid in the solution. It means कि जो बाकी वाले हमारे पास बोरिक एसिड हैं, दैट इज मेटाबोरिक एसिड, टेट्राबोरिक एसिड, पायरोबोरिक एसिड, ये सारे के सारे बोरिक एसिड ऐसे हैं जो कि अनस्टेबल हैं. इनको हम डिस्कस नहीं कर रहे और ये इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है. सिर्फ इनमें से एक, दैट इज आर्थोबोरिक एसिड, इसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में. अब यहाँ पे देखें, फर्स्ट वन इज मेटाबोरिक एसिड HBO2. जब इसको पानी में डिसॉल्व करके इसका सोल्यूशन बनाते हैं तो ये फॉरन बोरिक एसिड बना देता है. अब यहाँ पे ये लफ्ज़ लिखा हुआ है बोरिक एसिड. बोरिक एसिड या आर्थोबोरिक एसिड इज़ द सेम वर्ड. आप इसको यूं ही समझे कि जहाँ पे H3BO3 लिखा होगा, इसको हम आर्थोबोरिक एसिड भी लिखते हैं और बोरिक एसिड भी लिखते हैं. अब सेकेंड देखें, जो हमारे पास बोरिक एसिड है दैट इज़ टेट्राबोरिक एसिड H2B4O7. इसको जब पानी में डिसॉल्व किया जाता है और इसका सोल्यूशन बनता है तो इसके सोल्यूशन में भी फ़ौरन ये कन्वर्ट हो जाता है बोरिक एसिड में. अब नेक्स्ट देखें, दैट इज़ पायरोबोरिक एसिड. जब पायरोबोरिक एसिड को हम पानी में डिसॉल्व करके इसका सोल्यूशन बनाते हैं तो ये भी बोरिक एसिड में ही तब्दील हो जाता है. तो इनफैक्ट ये तीनों के तीनों बोरिक एसिड अनस्टेबल हैं और जब इनका सोल्यूशन बनता है तो ये बोरिक एसिड में ही तब्दील हो जाते हैं. तो इसलिए ये अनस्टेबल हैं, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम इनको डिस्कस नहीं कर रहे. हम सिर्फ आर्थोबोरिक एसिड की प्रॉपर्टीज़ और यूजेस को डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. आर्थोबोरिक एसिड, इट्स आल्सो नोन एज बोरिक एसिड. इट्स फार्मूला इज H3BO3. इट इज़ वाइट क्रिस्टलाइन केमिकल सब्सटेंस. अब ये क्रिस्टलाइन मटेरियल है, वाइट कलर का है. अब ट्राइक्लिनिक यहाँ लफ्ज़ लिखा हुआ है. ट्राइक्लिनिक इज़ अ क्रिस्टलाइन शेप. अब 7 क्रिस्टल की शेप्स होती हैं, उनमें से एक ट्राइक्लिनिक है. ट्राइक्लिनिक ऐसी शेप होती है जिसमें क्रिस्टल यूनिट के अंदर जो लेंथ या वेक्टर्स हैं वो सारे के सारे अनइक्वल होते हैं, यानी कि A B के बराबर नहीं है, B C के बराबर नहीं है. इसके अंदर जो एंगल्स हैं अल्फ़ा बीटा गैमा, ये एंगल्स भी सारे के सारे 90 के इक्वल नहीं होते. और इनके अंदर जो वेक्टर्स हैं ये इंक्लाइंड वेक्टर्स होते हैं. तो इस तरह की जो शेप है क्रिस्टल शेप, उसको हम ट्राइक्लिनिक कहते हैं. और बोरिक एसिड ट्राइक्लिनिक शेप रखता है, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है. सेकेंड, इट इज स्पारिंगली सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर. आप अक्सर ये देखते हैं कि जो सब्सटेंसेज हैं जब उन्हें पानी में डिसॉल्व करते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी चेंज होती है विद इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर. बिल्कुल उसी तरह से बोरिक एसिड भी एक ऐसा ही कंपाउंड है जिसको हम जब डिसॉल्व करेंगे कोल्ड वाटर में
तो कोल्ड वाटर में इसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी 2.6% एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड। 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे सिर्फ 2.6% ये डिजॉल्व होता है। और जो ही टेम्परेचर इंक्रीज करता है फ्रॉम 40 डिग्री सेंटीग्रेड टू 107 डिग्री सेंटीग्रेड, तो फिर इसकी सॉल्युबिलिटी 2.6% से इंक्रीज करके 37% तक चली जाती है। तो इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। और यहाँ लफ्ज़ लिखा हुआ है स्पारिंगली सॉल्युबल। स्पारिंगली सॉल्युबल एक ऐसा लफ्ज़ है जो उस वक्त इस्तेमाल करते हैं कि बहुत कम क्वांटिटी में, क्योंकि बहुत कम क्वांटिटी में कोल्ड स्टेट में ये वाटर में डिजॉल्व होता है, इसलिए स्पारिंगली सॉल्युबल का लफ्ज़ यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, दिस टेम्परेचर वेरिएशन इन सॉल्युबिलिटी फॉर्म द बेसिस फॉर इट्स सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन। अब सम टाइम ऐसा होता है कि मिक्सचर में हमारे पास चीज़ें प्रेजेंट हैं, उस मिक्सचर में से हर कंपोनेंट को अलग अलग करना होता है, जैसे कि हम पहले फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर चुके हैं। तो उसकी बेस होती है कि अगर सॉल्युबिलिटी डिफरेंट मटेरियल की डिफरेंट है तो सॉल्युबिलिटी की बेस पे हम सेपरेशन और प्योरिफिकेशन सब्सटेंसेस की करते हैं। तो बोरिक एसिड या आर्थोबोरिक एसिड भी उसी कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ बोरिक एसिड ऑन कमर्शियल स्टेट, कि हम किस तरह से इसको प्रिपेयर करते हैं। इसका फर्स्ट जो मेथड है दैट इज फ्रॉम कोलेमेनाइट, कि कोलेमेनाइट से किस तरह से हम बोरिक एसिड को प्रिपेयर करेंगे। सेकेंड इसका मेथड है कि फ्रॉम बोरेक्स, हम दो तरीकों से बोरिक एसिड को प्रिपेयर कर सकते हैं। फर्स्ट है कोलेमेनाइट केमिकल कंपाउंड से और सेकेंड है बोरेक्स से। जी, ऑन कमर्शियल स्केल बोरिक एसिड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम अ नेचुरल कैल्शियम बोरेट कॉल्ड कोलेमेनाइट। कोलेमेनाइट का दूसरा नाम है कैल्शियम बोरेट। इसका फार्मूला है CA3B6O11.5H2O। जब हम मिक्स करते हैं कोलेमेनाइट को बॉइलिंग वाटर के अंदर और सल्फर डाइऑक्साइड पास करते हैं तो हमारे पास बोरिक एसिड या आर्थोबोरिक एसिड बनता है। इस चीज़ को हम एक इक्वेशन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिस इज कोलेमेनाइट फार्मूला। अब कोलेमेनाइट को हमने डालना है बॉइलिंग वाटर में। हम पहले इसको बॉइलिंग वाटर में डालेंगे, उसके बाद इस सोल्यूशन में से हम सल्फर डाइऑक्साइड पास करेंगे और ये सल्फर डाइऑक्साइड जो ही पास होगी तो हमारे पास बोरिक एसिड कंपाउंड बनता है। ये बोरिक एसिड है और साथ ये बोरिक एसिड को हम क्रिस्टलाइज कर लेते हैं, ये सेपरेट आउट हो जाता है और कैल्शियम जो सल्फाइड है वो पीछे रह जाता है। बोरिक एसिड क्रिस्टलाइजेज आउट फ्रॉम द सोल्यूशन व्हाइल अदर प्रोडक्ट दैट इज कैल्शियम सल्फाइड इन दिस केस रिमेन्स इन द सोल्यूशन। जी, अब सेकेंड वे जिस के जरिए हम बोरिक एसिड को प्रिपेयर कर सकते हैं दैट इज फ्रॉम बोरेक्स। अब हमने अपने लास्ट लेक्चर में बोरेक्स को बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किया है कि Na2B4O7 इसका फार्मूला होता है और हम बोरिक एसिड को बोरेक्स से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। इसका प्रोसीजर क्या है कि हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ बोरेक्स इज ट्रीटेड विद अ कैलकुलेटेड क्वांटिटी ऑफ द कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऑन कूलिंग क्रिस्टल्स ऑफ बोरिक एसिड फॉर्म्ड सेपरेट आउट। अब इस चीज़ को अगर हम केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में देखें तो दिस इज बोरेक्स, ये हमारे पास बोरेक्स है। अब इस बोरेक्स के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड की एक कैलकुलेटेड क्वांटिटी डालते हैं, वाटर है साथ प्रेजेंट, तो एक केमिकल रिएक्शन हुआ। इस केमिकल रिएक्शन में बोरिक एसिड बना और सोडियम सल्फेट साथ बनता है। तो बोरिक एसिड को ही हमने प्रिपेयर करना था। ये एक मेथड है कमर्शियल जिसके ज़रिए हम बोरेक्स से ऑर्थोबोरिक एसिड को प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ बोरिक एसिड, कि बोरिक एसिड की किस तरह से ये प्रॉपर्टीज शो करता है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं। तो इनको अब हम वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज बोरिक एसिड इज अ व्हाइट लस्ट्रस क्रिस्टलाइन सॉलिड हैविंग ए सॉफ्ट सोपी टच। व्हाइट लस्ट्रस मीन सफ़ेद कलर का होता है, लस्ट्रस मीन चमकदार, शाइनिंग। तो एक क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो शाइनिंग। अक्सर क्रिस्टलाइन सॉलिड ऐसे होते हैं कि उनकी जो सरफेस है वो शाइनी शाइनी सी होती है। तो बोरिक एसिड एक ऐसा ही सॉलिड है क्रिस्टलाइन जो कि लस्ट्रस क्रिस्टलाइन सॉलिड हैविंग ए सॉफ्ट सोपी टच। इट इज़ वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर बट फेयरली सॉल्युबल इन हॉट वाटर। ये पॉइंट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब टेम्परेचर कम होता है, फॉर एग्जांपल जैसे हमने देखा अगर टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है तो इसकी सॉल्युबिलिटी 2.6% होगी, और अगर टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड से इंक्रीज करके 107 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है तो इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है 37% तक।
तो इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। सेकेंड पॉइंट इज इट इज वोलेटाइल इन स्टीम। वोलेटाइल का मतलब है कि ये वेपर्स में तब्दील हो जाता है। जब स्टीम प्रोवाइड करते हैं और स्टीम का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो बोरिक एसिड वेपर्स में तब्दील हो जाता है। वोलेटाइल मीन ability to be converted to vapors. Its third point is it reacts with ethyl alcohol forming ethyl borate. अब इस चीज़ को हम इक्वेशन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज बोरिक एसिड, इट रिएक्ट विद इथाइल अल्कोहल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने पढ़ा है ये कंपाउंड, दिस इज इथाइल अल्कोहल। जब ये रिएक्शन होता है तो सिंपली अगर आप देखें तो इसमें जो H3 है ये तीनों के तीनों इट रिप्लेस्ड बाय द C2H5 इथाइल ग्रुप के जरिए, जैसे कि हमारे पास ये यहाँ पे नज़र आ रहा है, और साथ वाटर जो है वो प्रोड्यूस होता है। फोर्थ पॉइंट इज व्हेन हीटेड स्ट्रांगली इट स्वेल्स टू फ्रोजी मास लॉसिंग वाटर मॉलिक्यूल। इट इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू मेटाबोरिक एसिड, देन टू टेट्राबोरिक एसिड एंड फाइनली टू बोरिक एसिड। अब जब हम इसको गर्म करते हैं तो इसके अंदर बोरिक एसिड के अंदर क्या चेंजेस आती हैं। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे करेंगे तो क्या चेंज आएगा, 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे करेंगे तो क्या चेंज आएगा, या बिल्कुल इससे भी ज़्यादा टेम्परेचर करेंगे तो कुछ चेंज आता है, और एट द एंड बोरिक एनहाइड्राइड बनता है। अब ये सारे का सारा प्रोसेस जो 4 पॉइंट है इसको हम इक्वेशन के ज़रिए भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये जो हमारे पास पहला कंपाउंड है दैट इज़ आर्थोबोरिक एसिड। इसको हीट करें 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक, मेटाबोरिक एसिड बनेगा। फिर इस मेटाबोरिक एसिड को मज़ीद हीट करें 140 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो टेट्राबोरिक एसिड बनता है। जब इस टेट्राबोरिक एसिड को मज़ीद रेड हॉट बहुत ज़्यादा गर्म करें तो बोरिक एनहाइड्राइड बनता है। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में हम कहते हैं कि जो ही टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है तो फर्दर रिएक्शन कंटिन्यू रहता है टिल बोरिक एनहाइड्राइड इज फॉर्म्ड। Its next property is it is very weak acid and ionizes to a very limited extent mainly as a monobasic acid. अब H3BO3 बेसिकली एक एसिड है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, ये वीक एसिड है। वीक एसिड है इट मीन आयोनाइज नहीं होता, ये अपने अंदर से प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन रिलीज नहीं करता जल्दी जल्दी, इसलिए ये वीक एसिड है। लेकिन ये मोनोबेसिक है। मोनोबेसिक का मतलब ये होता है कि ऐसा एसिड दैट कैन डोनेट कह लें ओनली 1 प्रोटॉन या ओनली 1 हाइड्रोजन आयन, तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये मोनोबेसिक एसिड है। अब यहाँ पे आप देखें ये आर्थोबोरिक एसिड है, ये वाटर के साथ इसने रिएक्ट किया, अब हमारे पास रिएक्शन हुआ और ओनली 1 हाइड्रोजन आयन इज रिलीज्ड और डोनेटेड टू द बेस, इस वजह से ये मोनोबेसिक एसिड है। नेक्स्ट 6 पॉइंट इज इट्स सॉल्यूशन हैज नो अफेक्ट ऑन मिथाइल ऑरेंज ऑल्दो इट टर्न्स बिलो लिटमस लेट। अब क्योंकि ये एसिड है और हर एसिड की क्वालिटी होती है कि वो अफेक्ट करता है मिथाइल ऑरेंज को। अब मिथाइल ऑरेंज एक रेडिश ऑरेंज कलर का कंपाउंड है, बेसिकली ये पीएच इंडिकेटर होता है। बेसिड बेस टाइट्रेशन में हम इसको इस्तेमाल करते हैं, फर्स्ट ईयर में आपने प्रैक्टिकल किए थे उसमें हमने इसको इस्तेमाल किया है। अब एसिडिक मीडियम में इसका कलर रेड होता है, लेकिन जब बेसिक मीडियम होता है तो इसका कलर येलो है। अब क्योंकि आर्थोबोरिक एसिड एक एसिडिक मीडियम बना तो इसमें मिथाइल ऑरेंज का रेड कलर हो जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि वीक एसिड है आर्थोबोरिक एसिड इसलिए ये मिथाइल ऑरेंज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करता, लेकिन जो ब्लू कलर का लिटमस पेपर होता है वो रेड हो जाता है। और ब्लू कलर के लिटमस पेपर का रेड होना इंडिकेट करता है कि एक एसिडिक मीडियम प्रेजेंट है, यानी कि आर्थोबोरिक एसिड चाहे कि वो वीक एसिड है लेकिन उसकी इंडिकेशन जो ब्लू लिटमस पेपर है वो इसको इंडिकेट करता है कि एक एसिडिक मीडियम ये एसिड प्रेजेंट है। 7th point is it is sparingly neutralized by caustic soda to give borax. अब न्यूट्रलाइज्ड मीन न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस को अगर माइंड में लेके आए, ऐसा प्रोसेस जिसमें एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है और सॉल्ट बनता है, यानी न्यूट्रलाइजेशन होती है। क्योंकि ये एसिड है तो इसको बेस के साथ रिएक्ट करना चाहिए और सॉल्ट बनना चाहिए। यहाँ पे कास्टिक सोडे का मतलब है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी इसको कहते हैं। तो यहाँ पे किस तरह से न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस हुआ देखें, दिस इज आर्थोबोरिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड और कास्टिक सोडा, एज अ रिजल्ट बोरेक्स बनता है, और वाटर तो जाहिर है न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस के अंदर बनता ही बनता है। इट्स 8th पॉइंट इज व्हेन बोरिक एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड बाय सोडा ऐश सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 बोरेक्स इज ऑब्टेन्ड। अब इसकी इक्वेशन देखें, दिस इज आर्थोबोरिक एसिड, इट रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट, एज अ रिजल्ट बोरेक्स बना, साथ वाटर है और कार्बन डाइऑक्साइड है।
its ninth point is that boric acid being a weak acid cannot be titrated with alkalis in the usual manner. अब एसिड बेस टाइट्रेशन के अंदर अगर आप देखें तो एक एसिड होता है और एक बेस होता है, और हम एक ख़ास प्रोसीजर के तहत उसको टाइट्रेट करते हैं. अगर बोरिक एसिड है तो इसको फिर वीक अल्कलीज के साथ टाइट्रेट होना चाहिए, लेकिन ये आम जो यूजुअल मेथड है उसके ज़रिए नहीं होता. इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लाइसरोल हाउएवर it can be titrated against a standard alkali using phenolphthalein as an indicator. अब जो फिनोफ्थलीन है ये कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ये भी एसिड बेस टाइट्रेशन में इस्तेमाल होता है. एसिडिक मीडियम में इसका कलर कलरलेस होता है और बेसिक मीडियम में इसका कलर पिंक होता है. तो जब हम बोरिक एसिड के साथ एसिड बेस टाइट्रेशन करते हैं तो उसमें हम फिनोफ्थलीन को एज अ इंडिकेटर हम इस्तेमाल करते हैं. अब इसके यूजेस, पहला इसका यूज़ ये है कि बोरिक एसिड इज़ यूज्ड इन मेडिसन एज एंटीसेप्टिक, डस्टिंग पाउडर के तौर पे एंटीसेप्टिक में, यानी कि जरासीम को जर्म्स को ख़त्म करने के लिए, और बोरिक ऑइंटमेंट के लिए मरहम के तौर पे इसको इस्तेमाल करते हैं. बोरिक सोल्यूशन इज़ यूज्ड एज एन आई वॉश, जब करनी हो फिर भी इसके सोल्यूशन को हम यूज़ करते हैं. सेकेंड इसका यूज़ ये है कि इट इज़ यूज्ड इन पोट्री एज ए ग्लास थिन लेयर को कहते हैं, शाइनिंग की लेयर होती है, ये डेकोरेशन या प्रोटेक्शन के लिए बनाई जाती है. बिकॉज बोरेट ग्लासेस आर मोर फ्यूजिबल देन सिलिकेट ग्लासेस एंड पोजेस ए हायर कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन. थर्ड पॉइंट इज इट इज़ आल्सो यूज्ड इन कैंडल इंडस्ट्री फॉर स्टिफनिंग ऑफ विक्स की स्टिफनिंग, उसको सख्त करने के लिए, कैंडल जैसे सख्त आपको दिखती है उसको सख्त करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है. सो दैट्स एंड. ओके बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.